नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की सारी लीडिंग वेबसाइट्स और लीडिंग न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको भी जरूर फॉलो कर ले। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो आज टोटल 10 टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट है ना, सारे के सारे टॉपिक्स। तो पहला तो यह है कि हिंदी को जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हम देखते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप प्रावधान देखते हैं, कई सारे आर्टिकल्स लैंग्वेज से रिलेटेड है। शेड्यूल आप देखेंगे तो 8वीं 343 देखेंगे, 350 देखेंगे, तो यहाँ लैंग्वेज से रिलेटेड हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं। तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि आधिकारिक लिंक के रूप में, भाषा के रूप में हिंदी का क्या औचित्य, उसके बारे में ये यहाँ पर क्या रखा गया है, ये आर्टिकल रखा गया। पेपर 1, 2 दोनों में रख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी है और हिस्टोरिकल कल्चरल एंगल भी यहां पर है। इसमें कई सारा विवाद भी रहता है नॉर्थ साउथ को लेकर, तो देखेंगे जहां पर जिस भी देश में काफी सारी डाइवर्सिटी होती है ना, विविधता ज्यादा होती है, तो वहां पर इस तरीके के जो है विवाद जो है आते हैं, है ना, थीसिस, एंटीथीसिस, देन सिंथेसिस, तभी जो है किसी कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा एल नीनो के बारे में चर्चा है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मानसून का टाइम है। तो एल नीनो क्या होता है, ला लीना क्या होता है, ये सब हमको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जीएस पेपर 1 का पार्ट है। इसके बाद चेन्ना केशवा जो आपका टेंपल है उसके बारे में यहां पर चर्चा की जाएगी। ये आपका एक तरीके से ये सौहार्दता का परिचय देते हैं, है ना, कि विभिन्न जो आपके धार्मिक समुदाय हैं, पंथ हैं, है ना, उनके बीच किस तरीके से जो है सामंजस्य होता है, सौहार्द होता है, उसका ये एक अच्छा एग्जांपल है, देखेंगे हम लोग इसको। ठीक है, पेपर 1 का पार्ट है। इसके बाद माल न्यूट्रिशन के बारे में जो है हमेशा चर्चा होती रहती है और यहाँ पर फिर से ये टॉपिक है, देखेंगे इसको। एजुकेशन जो है आपका, वो भी इंपॉर्टेंट आपका डोमेन है, हमने कई सारी चर्चा भी इसमें कर रखी है, आज भी देखेंगे हम इसमें। तो ये चौथा और पांचवा जो दोनों टॉपिक है, माल न्यूट्रिशन और एजुकेशन। तो कुपोषण और शिक्षा जो है आप कहां रख सकते हैं बताइए, स्वास्थ्य से रिलेटेड और शिक्षा से, पेपर 2 में। इसके बाद इंडिया और यूके का रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अभी चल रहा है, तो क्या आवश्यकताएं हैं भारत की, क्या प्राथमिकताएं हैं कि वो यूके के साथ किस तरीके से अपने द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करता है ना, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह की चर्चा की जा रही है उस पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का टॉपिक है, पेपर 2 का पार्ट है ये आपका। इसके बाद जो पॉक्सो आपका ये एक्ट है उसके बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड भी है ना, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड और जो आपके स्टैच्यूरी ग्राउंड है उसके अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण का किस तरीके से प्रावधान हमारी सरकार ने किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड पेपर का पार्ट है। एयर पॉल्यूशन की बात करेंगे क्योंकि पराली दहन वगैरह की चर्चा यहां पर की गई है, तो किस तरीके से एनसीआर रीजन में और जो पंजाब हरियाणा वाली जो बेल्ट है वहां पर किस तरीके से वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उससे रिलेटेड है कि अब दोनों जगह एक ही गवर्नमेंट है तो भैया उनको समन्वय सहयोग के साथ वहां पर जो है क्या करना चाहिए, ऐसे उपायों को अपनाना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। ठीक है ना, रैंकिंग हमारी बहुत खराब है ना, इंडेक्स में वायु प्रदूषण के मामले में, तो इसको जो है आप 3rd पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है आपकी, उसको देखेंगे हम। रोजगार से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज है उसमें जितनी भी पॉलिसीज है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमेशा, क्योंकि अभी आप देखेंगे कोविड के कारण रेगुलर हमारे यहाँ देखेंगे वैसे भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट की दर भी बढ़ रही है, महंगाई भी काफी बढ़ती जा रही है। कोविड जो है उसमें और कैटलिस्ट की तरह काम कर दिया उसने, पैंडेमिक ने, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। रोजगार से रिलेटेड टॉपिक है, ये 2nd पेपर में रख सकते हैं। टीबी के बारे में बात है, ट्यूबरक्लोसिस, तो देखेंगे इसको भी हम, ये हेल्थ का पार्ट है, 3rd पेपर में भी रख सकते हैं, साइंस टेक में भी रख सकते हैं इसको आप, ठीक है, और 2nd पेपर में भी रख सकते हैं। तो पहले टॉपिक को डिटेल में देखेंगे हम लोग। जो आधिकारिक लिंक भाषा के रूप में हिंदी की चर्चा है यहां पर, तो देखिए ऐसा है कि
सीधी बात यह है कि किसी भी भाषा को, जहां पर हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि अनेकता में एकता है, ठीक है ना, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो जाति, धर्म, पंथ, है ना, जो आपका संस्कृति, रहन सहन, त्योहार, हर तरीके से हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। तो हमको सभी को साथ लेके चलना। मैं हमेशा बोलता हूँ सैलेड बाउल प्रिंसिपल। सैलेड बाउल प्रिंसिपल मतलब, सैलेड बाउल का मतलब क्या कि जैसे वहां पर अनियन है ना, कैरेट है आपका, ठीक है, उसके अलावा आपका बीट्स है, उसके अलावा आपका खीरा है ना, कुकुम्बर वगैरह, ककड़ी है, ये सारे के सारे रहते हैं एक ही प्लेट में, लेकिन अपनी जो है उनकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए भी एक साथ रखते हैं। तो इसको बोलते हैं सैलेड बाउल प्रिंसिपल। तो हमारे यहां इस तरीके की एकता की बात की जाती है। तो किसी भी भाषा को किसी के ऊपर थोपने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट जो है शशि थरूर जी का, ये हमारे लिए एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अब देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि फ्यूडल मेंटालिटी की किसी भाषा को अगर आदमी जरा से इंग्लिश को जान गया या किसी भी भाषा को, तो दूसरे व्यक्ति को यह बताने के लिए कि हमारी भाषा बहुत अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल होना आवश्यक है। लेकिन भाषा का जो मेन जो उसका आप ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए कि भाषा हम क्यों यूज करते हैं। तो अपनी बात को, अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे हम संवाद कर रहे हैं, जिससे हम संप्रेषण करना चाह रहे हैं, उस तक हम अपनी बात को पहुंचा पाए। तो इसका मतलब क्या कि वो सिर्फ एक क्या है, साधन है अपने विचारों को पहुंचाने के लिए सामने वाले तक, है ना। विभिन्न व्यक्तियों के बीच अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए ये क्या है, एक तरीके का साधन है, ठीक है। तो सीधी बात है कि ये अपने आप में एंड नहीं है, मींस है, ये क्या है, आपका साधन है, साध्य नहीं है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करेंगे तो आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 और 2 में देखेंगे तो अल्पसंख्यकों के धार्मिक और शिक्षण संबंधी अधिकार है क्या, यहां पर बिल्कुल है। अब यहां पर क्या लिखा गया है कि भाषा, लिपि या संस्कृति किसी भी वर्ग की हो भारत में, ठीक है ना, अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं की जो है भाषा, संस्कृति, लिपि से संदर्भित जो है उनको समस्याएं होती हैं, क्योंकि कम लोगों के द्वारा उनका उपयोग किया जाता है। जिनकी संख्या कम है उन्हीं को तो अल्पसंख्यक बोल रहे हैं। ये भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो उनकी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने का उनका अधिकार होगा और इसको फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है ताकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आपका क्या प्रोटेक्शन मिल सके। सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्टली रिट के माध्यम से, और जो आपका हाई कोर्ट है डायरेक्टली रिट के माध्यम से उसको एड्रेस कर सके। 32 में रिट जारी करेगी कौन, सुप्रीम कोर्ट, और 226 में कौन करेगी, हाई कोर्ट। और कितने तरीके की ये आपकी रिट जारी करती है हाई कोर्ट, है ना, और आपकी सुप्रीम कोर्ट, और दोनों में रिट जारी करने की शक्ति में जो है क्या विशेष अंतर है और किसके पास ज्यादा शक्तियां हैं, ये बताइएगा आप। मेंस के लिए अच्छा डोमेन, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है ना। तो इसके बाद जो दूसरा लिखा हुआ है यहां पर पॉइंट सब क्लॉज 2 जो लिखा हुआ आर्टिकल 29 का, तो उसमें क्या है कि कोई भी नागरिक को, किसी भी नागरिक को केवल वर्ड देखेगा, पंक्चुएशन है, ओनली वर्ड लिखा हुआ। बेयर एक्ट पढ़ने का यही आपका साइंटिफिक तरीका होता है कि वहां पर ओनली जो पंक्चुएशन वर्ड है उसकी कीमत हम समझे, है ना, उसके मर्म को समझे। केवल धर्म, पहली बात रिलीजन की बात की गई है, दूसरा मूल वंश की बात की गई है, फिर कास्ट की बात की गई है, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, ठीक, और एनी ऑफ देम, ये बात की गई है कि केवल इनके आधार पर राज्य द्वारा संचालित या स्टेट के द्वारा फंडेड कोई भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसमें उनको प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अब आप यहां पर सीधा डिफरेंस देखिए कि आर्टिकल 15 में जो बात है RRCSP की है, प्लेस ऑफ बर्थ की भी बात है, सेक्स की भी बात है, लिंग की बात है, लेकिन यहां पर बात नहीं है उसकी। यहां पर किसकी बात है, रेस, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज की बात है, और एनी ऑफ देम। तो इनके आधार पर विभेदीकरण नहीं होगा कि भैया किसी व्यक्ति को जो राज्य के निधि द्वारा जो फंडेड है आपकी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां पर अगर किसी भी व्यक्ति को वहां पर जो किसी समुदाय से संदर्भित है, अल्पसंख्यक है, तो वो अगर एडमिशन लेने जाए तो उसको जो है वहां पर डिनाई नहीं किया जा सकता उसके एडमिशन के लिए। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1 जो है उसमें बताया गया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन मतलब संघ की, ठीक है, भारत एक संघ है, किसका संघ है, राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में आप पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि हिंदी भाषा संघ की राजभाषा, देवनागरी लिपि और भाषा में फर्क है। लिपि लिखने के लिए प्रयुक्त होती है, भाषा बोलने के लिए होती है, ठीक है ना। तो देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो आर्टिकल 343 सब क्लॉज 2 है आपका,
इसके बाद जो आपका आर्टिकल 343 सब क्लॉज 2 है, उसमें क्या लिखा गया है, उसमें जो प्रावधान किया गया है कि संविधान जब लागू हो जाएगा, लागू होने की तारीख से अगले 15 सालों तक के लिए व्यवस्था की गई थी। मतलब 26 जनवरी 1950 से फिर 25 जनवरी 1965 तक के लिए जो अवधि है, उस दौरान जो है संघ के जो ऑफिशियल काम होंगे उसमें अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहेगा। देखिए ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। इसके बाद यहां पर क्या बताया गया, सब क्लॉज 3 में आर्टिकल 343 ही चल रहा है कि उसके अंतर्गत संसद को, इसलिए प्राधिकार, संसद ही कानून बनाती है, तो संसद को क्या किया जाएगा कि इस पर कानून बनाने का अधिकार दिया जाएगा, है ना। उसी के पास कानून है भी, ये समझिए कि कानून बनाने का अधिकार किसका, विधायिका का, जिसको पार्लियामेंट आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि उस समय कानून बना दिया 26 जनवरी 1965 से, बोले कि भैया जो अंग्रेजी भाषा का उपयोग 15 सालों तक जारी था वही अभी कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद जो राजभाषा अधिनियम है, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट बोलते हैं आपका 1963 का, उसमें भी प्रावधान किया गया है कि इनका उपयोग संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा। जैसे संसद में कोई जो है आपका वहां पर प्रोसीडिंग्स चल रही है, केंद्र और राज्यों के अधिनियम के लिए या उच्च न्यायालय में कुछ उद्देश्यों के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 का नॉर्मल है। इसके बाद आर्टिकल 350A में बोला गया है कि इस तरीके की आपको व्यवस्था करनी चाहिए कि प्राइमरी स्टेज में चिल्ड्रंस को जो एजुकेशन दिया जाता है वो उनकी मदर टंग में दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, है ना। अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। इसका कंसेप्ट समझिए कि जब हम मदर टंग में किसी चीज को सीखते हैं तो हमारी ग्रास्पिंग ज्यादा होती है, इसलिए इसको यहां पर ये इस तरीके का प्रावधान किया गया। इसके बाद आर्टिकल 351 में लिखा गया है कि हिंदी लैंग्वेज के प्रसार को, हिंदी भाषा के प्रसार को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए और ये जो है आपका कर्तव्य संघ का होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने किस तरीके के जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं हिंदी को प्रमोट करने के लिए, तो कई सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी स्कीम्स है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो इन सब का हिंदी नामकरण किया गया है। पहली बात सिंबॉलिक हो गया। इसके बाद जो है संसदीय समिति का जो सांसद है, केंद्रीय मंत्री, तो उनके लिए हिंदी का प्रयोग भी अनिवार्य बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद हिंदी को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया है CBSE के अंतर्गत भी, है ना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में, कि भैया हिंदी को आपको अनिवार्य विषय बनाना है। लेकिन आज की जो स्थिति है ये समझ लीजिए कि हिंदी मीडियम के छात्रों की स्थिति जो है वो क्यों हो रही है खराब, क्योंकि जो सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं, है ना। तो हमको इंग्लिश पढ़ना ही है। अब उसका रीजन समझिए कि पूरे विश्व में जिसने शासन किया, जिसने उपनिवेश स्थापित किए, उसमें ब्रिटेन था कि नहीं, तो उसी की ये लैंग्वेज है और वही जो है यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में जो है वैश्विक स्तर पर एक्सेप्टेड है। इसलिए इस तरीके के हमको जो है प्रावधानों से संगत बनाए रखना, अपने आप को कंटेम्पररी बनाए रखना, समकालीन संदर्भों में क्या रखना, अपने आप को क्या बनाए रखना, रेलेवेंट बनाए रखना, प्रासंगिक बनाए रखना, उसके लिए इंग्लिश सीखना आवश्यक हो गया है, ठीक है ना। तो देश भर में जो है हिंदी को हालांकि अनिवार्य विषय बनाया गया है, इससे हिंदी का प्रोत्साहन होता है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखेंगे तो जो आपके पत्थर वगैरह होते हैं, है ना, जो माइलस्टोन होते हैं, उनका रीनेमिंग भी किया गया, हिंदी में लिखा गया वहां पर, ठीक है। अनाउंसमेंट हिंदी में भी होता है एयरपोर्ट में, और भी रीजनल लैंग्वेजेस में होता है। इसके बाद जो आपका कई सारे जो उत्सव हैं उनका नामकरण केवल हिंदी या संस्कृत में किया गया। रेलवे स्टेशन और जिलों के नाम हिंदी में किए गए। मंत्रिमंडल का जो भी कार्यसूची होता है उसका 70% भी हिंदी में रेडी किया गया है, हिंदी में बनाया गया है, ठीक है। 20,000 से अधिक हिंदी शिक्षकों की भर्ती भी की गई है पूर्वोत्तर राज्यों में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जहां पर हिंदी उपेक्षित है एक तरीके से। इसके बाद इसके फेवर में जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि 1 नेशन 1 लैंग्वेज, ये आप हर जगह देखते होंगे। 1 नेशन 1 मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट, 1 नेशन 1 क्या, 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 जो आपका है 1 रैंक 1 पेंशन वाला भी है। 1 नेशन मतलब ये जो है एकता को संदर्भित कर रहा है कि हमारे देश की जो है एकता और अखंडता संरक्षित रहे, इसलिए इस तरीके के जो है स्लोगन्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हिंदी जो है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के द्वारा बोली जाती है, बहुसंख्यक जो है बहुत सारी आबादी के द्वारा इसको बोला जाता है। और जो विभिन्न समुदाय क्षेत्रों के बीच अगर संचार के लिए एक जो भाषा के रूप में ये अपना काम करती है तो लोग एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं। वहां पर भारत की एकता को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि यहाँ पर विविध भाषा और संस्कृति है ना। एकता अखंडता का ये जो भावना है ना, जो हमारा मर्म है, उसको भी ये बढ़ावा देने में सहायक है। अब इसके अगेंस्ट में तर्क तो सीधी बात है, किसी भाषा को थोपेंगे अगर आप, तो फिर जब विविधता वाला आपका देश है तो वहां पर जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक, उनको लगेगा कि हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको आइडेंटिटी क्राइसिस वगैरह फील हो सकता है।
ठीक। अब भाषाई विविधता हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में टोटल जो भाषाएं हैं वो 121 है। 270 मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, मतलब मातृभाषाएं हैं, और 121 भाषाओं में से 22 ऐसी भाषाएं हैं जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब आधिकारिक भाषा, मतलब 8वीं अनुसूची के अंतर्गत बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनके लिए ये जो आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी करना हो तो उनके लिए ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसके बाद जो राष्ट्रभाषा का विचार है ना, राष्ट्रभाषा देखिए जो नेशनल लैंग्वेज की बात है ये सपोर्टेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑफिशियल लैंग्वेज अलग होती है, नेशनल लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है ना। फिर ये फेडरल कैरेक्टर के भी खिलाफ जाएगा। क्यों? क्योंकि विभिन्न राज्य हैं, अब जैसे सदर्न स्टेट देख लीजिए आप भारत में, तो वो जो है इसका अपोज करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो है ऑफिशियल जो वर्किंग है नॉन हिंदी स्टेट्स की, उनकी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी, उन पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि राष्ट्र हित, राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान रखते हुए पूरे देश के नागरिकों को भी, सरकार को भी और विभिन्न राज्य सरकारों को भी इस पर चिंता करना चाहिए, है ना। इस पर जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कोई भी भाषा जो है सिर्फ संवाद का माध्यम है, वो भाषा को वैसे जोड़ के ना देखे कि ये जो है इसलिए थोपा जा रहा है ताकि जो है बहुसंख्यकों की भाषा है इसलिए दूसरों के ऊपर थोपा जा रहा है। तो इस बीच के रास्ता निकालने की आवश्यकता है ना, मध्यम मार्गी। इसमें जो है भाषाई विविधता का संरक्षण भी करना चाहिए। हमारे यहाँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इसलिए तो क्यों करना चाहिए, ताकि जो क्षेत्रवाद की भावना होती है, सेपरेटिज्म जिसको अलगाववाद बोलते हैं, या एलिनेशन की जो भावना आ जाती है, उसको रोका जा सके और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ किया जा सके। इसके बाद जो भी आपकी भाषाई विविधता है उसको और अधिक कुशल और बेहतर बनाने में क्या है, प्रशासन को सहायक भी है ना, उससे एफिशिएंसी और अच्छी होती है। फिर बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने से जो उनकी संज्ञानात्मक क्षमता है उसमें सुधार होता है। भाषाई विविधता से समावेशी विकास और विकास जो है वो सुनिश्चित है ना, मतलब सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे जो है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ को एंश्योर किया जा सकेगा। इसके बाद एल नीनो की बात करेंगे तो सीधी बात है कि यहाँ पर जो हमारा IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो आपका डिपार्टमेंट है, उसने बोला कि नॉर्मल मानसून होगा, यहाँ पर कोई भी जो है एल नीनो जो है एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके का क्लाइमेट पैटर्न है। आप देखेंगे तो जैसे भारत को देखेंगे आप, ठीक है ना, यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे और यहाँ पर जो है आपका जैसे जिसको आप क्या बोलते हैं लैटिन अमेरिका, तो यहाँ पर पेरू की जो ठंडी जलधारा होती है और ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा आपने साइकिल देखा होगा, है ना, मानसून वाला। तो जब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है जब एबनॉर्मल हो जाए वहां पर, है ना, जो पेरू की जो आपकी जलधारा है वो ठंडी है, जब वो गर्म की तरह बिहेव करने लग जाए तो जो नॉर्मल मानसून होता है उससे क्या हो जाता है, वो अब नॉर्मल हो जाता है और उसके नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलते हैं भारत में, ठीक है ना। उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, ठीक है ना। अब इसके एल नीनो, मानसून, ला लीना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में भी काफी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पुट किया है और मेंस के लिए भी हमेशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है मेरी ज्योग्राफी की जो सीरीज है उसमें बहुत अच्छे से मैंने एलोबरेट भी किया, अगर आप देखना चाहें तो वहां से देख भी सकते हैं। एनसीईआरटी की जो सीरीज है उसमें बहुत अच्छे से मानसून को भी बताया गया और बहुत सारी जो आपके वीडियोस यहाँ पर पड़े हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, आप जो है कंसेप्चुअल पार्ट वहां से भी देख सकते हैं। बाकी सबको मैं यहाँ पर कवर करता हूँ और अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में आए तो आप बेझिझक पूछिए कमेंट बॉक्स में, उसको जल्द से जल्द जो है बताया जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है कि एल नीनो क्या है, एक तरीके से ये क्लाइमेटिक जो मतलब क्लाइमेट पैटर्न है, जलवायु का एक प्रतिरूप है। अब इसका मतलब क्या है, तो पेरू तट जो मैंने बताया, लैटिन अमेरिका वाला जो आपका पार्ट है, लैटिन अमेरिका वाला जो पार्ट है, वहां पर क्या है कि पेरू के तट पे जो आपका पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर है उसमें सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना। अब देखिए पेरू की जो आपकी जलधारा है, पेरूवियन करंट भी बोल सकते हैं आप इसको, तो ये जो आपकी करंट है वो कैसी होती है, कोल्ड करंट। मैंने क्या बोला कि अब कोल्ड है तो कैसी हो जाए, हॉट करंट हो जाए, मतलब एबनॉर्मल हो जाए। तो वहां पर एबनॉर्मल हो गया तो मानसून को भी जो है आपका उसका प्रतिरूप कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल, और इसी को बोलेंगे एल नीनो, ठीक है। ये एक तो रेगुलर आता नहीं है तो इसका सटीक अनुमान लगाने लायक नहीं है, या सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स फिनोमिना जो है वो मानसून है। आज तक भी जो जोग्राफर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो भी आज तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं जान पाए हैं, ठीक है। तो ये स्पेनिश वर्ड है और इसका मतलब क्या है, चाइल्ड जो है आपका क्राइस्ट बोला जाता है इसको, ठीक है ना, बच्चा यीशु के रूप में जो है इसका नाम रखा गया है, ठीक है, क्योंकि ये क्रिसमस के आसपास आता है, ठीक है। अब क्रिसमस का पैटर्न समझिए आप कि जैसे ग्लोब है हमारा, है ना, हम पृथ्वी के अंतर्गत इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लोब है। अब ये आपका क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न है।
तो जो भारत और लैटिन अमेरिका को देखेंगे तो लैटिन अमेरिका कहां पर है बताइए, और जो सन का मूवमेंट है वो आप देखिए कि 23.5 डिग्री मतलब कैप्रिकॉन और 23.5 डिग्री आपका जो हो गया वो मकर हो गया। मतलब मकर रेखा और कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा कहां होगी सदन में, और जो कर्क रेखा होगी नदन हेमिस्फीयर में होगी, उत्तरी गोलार्ध में। ध्यान से सुनिएगा, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, ठीक है, कैंसर जिसको आप बोल रहे हैं, और जो कैप्रिकॉन है जिसको मकर रेखा बोल रहे हैं वो किस में होगी, दक्षिणी गोलार्ध में। तो नदन साइड में आप देखेंगे तो जो हम बोलते हैं 21 जून को डायरेक्टली सूर्य कहां चमक रहा होता है, तो बोलते हैं कर्क रेखा पर, ठीक है ना। अब कर्क रेखा पर गुजर रहा होता है, इसका मतलब क्या, उत्तरी गोलार्ध पे गुजर रहा होता है, तो यहां पर दिन क्या होगा, बड़ा होगा जब यहां चमक रहा होगा, और सदन जो आपका हेमिस्फीयर वहां पर छोटा होगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 22 दिसंबर को कहां पर चमक रहा होता है सूर्य, तो सदन हेमिस्फीयर में, मतलब वहां पर दिन बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो वहीं पर आप देखेंगे कि क्रिसमस के दौरान इस तरीके की क्लाइमेटिक पैटर्न को देखा जाता है, इसलिए इसको बच्चा इशू के नाम पर इसका स्पेनिश वर्ड में नाम रखा गया है ना, ठीक है, एल नीनो। अब फ्रेंच पोलिनेशिया में देखेंगे है ना, तो यहां पर ताहिती एक जो है ना, प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए, अब अगर कोई भी करंट का मूवमेंट हो रहा है तो किससे होता है, प्रेशर से ही हो रहा होगा, प्रेशर से हो रहा होगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर ये सब आप देखते हैं, एयर के मूवमेंट में भी काम करता है, करंट में भी। तो यहां पर देखिए जो प्रेशर है आपका ताहिती जो है आपका फ्रेंच पोलिनेशिया में, और जो पोर्ट डार्विन है आपका नदर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, तो वहां पर स्टार्ट हो जाता है वो, इस वहां पर क्या होता है, दबाव में भिन्नता के कारण जो है वहां पर सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स देखा जाता है, ठीक है। ताहिती जो प्रेशर है वो आपका ज्यादा होता है, किससे, डार्विन प्रेशर से, और उसी का रिजल्टेंट होता है कि रेनफॉल कम हो जाता है ईस्ट पैसिफिक में, और अच्छा मानसून देखा जाता है इंडियन ओशियन में, ठीक है ना। अब इसको कंसेप्चुअली जो है कभी और मानसून को डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो डार्विन प्रेशर है वो अगर एक्सीड हो जाए ताहिती से तो वो रिजल्ट करता है लो रेनफॉल, कहां पर, वेस्ट पैसिफिक में, और ये फिर आपका पुअर मानसून के रिजल्टेंट के रूप में आएगा भारत में। ये दोनों चीजें आप जो है अपने पास लिख के भी रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एल नीनो इफेक्ट की बात करें तो अगर एल नीनो आएगा तो क्या होगा, फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा बताइए, ड्रॉट आएगी, लेकिन वहां पर साउथ अमेरिका में अच्छी खासी रेन देखी जाएगी। इसके बाद ये सीधा सीधा किससे रिलेटेड है, अब मानसून फेड हमारे यहाँ क्या है, एरिगेशन की आज भी व्यवस्था जो है 50 से 60% मानसून पर आधारित है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे रिलेटेड किससे हो गया, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी से, वाटर सप्लाई से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा जो विंटर होगा वो आपका क्या होगा, सर्दी और गर्मी में जो उच्च तापमान है वो भी देखा जाएगा एल नीनो की वजह से। 2014 की बात करें तो 14% जो है रेनफॉल डेफिसिट देखा गया था, ठीक है ना। लेकिन देखिए उसका कारण जो है एल नीनो को नहीं माना गया डायरेक्टली, ठीक है। इससे पहले भारत में एल नीनो के कारण 1986-85 में बहुत विकराल सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। नॉर्मल सी चीज है, ये स्टैटिक पार्ट है, आपने देखा होगा। इसके बाद चेन्नाकेशवा मंदिर है, ठीक है ना, तो ये बेलूर कर्नाटका में अवस्थित है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रिलीजियस हार्मनी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो त्योहार होते हैं उसके दौरान जो है कुरान के अंश भी पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये जो होए साल जो आपके राजा थे विष्णुवर्धन उन्होंने बनाया था ये आपका, ठीक है ना, फिर भी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। वहां पर सौहार्दता देख सकते हैं। ये कहां पर अवस्थित है, तो कर्नाटका वेल्लूर में है ये आपका, है ना, वेल्लूर मठ भी आप लोग जानते होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया कि बेलूर जो है आपका होयसाल वंश की क्या थी, राजधानी भी रही है, और इतिहास में बहुत सारे जगह आप देखेंगे तो वेलापुर, वेलूर, वेलहूर के रूप में इसको जाना भी जाता है। इसके बाद जो होयसाल आपका आर्किटेक्चर है उसके अंतर्गत, होयसाल जो वर्कमैनशिप है उसके अंतर्गत चेन्नाकेशवा जो टेम्पल है वो फाइनेस्ट एग्जाम्पल में से एक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपका टेम्पल है इसको राजा विष्णुवर्धन जी ने बनवाया था 1116 AD में, ठीक है ना। किसके अंतर्गत, मतलब किसी न किसी जो है उपलब्धि पर राजाओं ने मंदिरों का निर्माण कराया है, तो चोलों के खिलाफ अपनी विजय को चिन्हित करने के लिए उन्होंने संरक्षित किया था, और इसे क्या बोला था, विजय नारायण का नाम भी दिया था, ठीक है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो टेम्पल जो है बना हुआ एक प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, है ना, जगती जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, और ये ह्यूज कैस्केट के रूप में देखा जाता है ना, दिखता है ऐसा। विजयनगर शैली में निर्मित है ये। इसमें गोपुरम के साथ साथ जो है ये प्राकार से भी घिरा हुआ है, प्राकार से, ठीक है ना। 80 मदनिका स्कल्पचर्स भी है इसमें टेम्पल में, मदनिका की मूर्तियां हैं, नृत्य, शिकार,
और भी जो पेड़ों की छतरियां जो है उसके नीचे स्थापित है। तो ये इसकी स्पेसिफिक जो आपके फीचर्स है उसके बारे में चर्चा की जा रही। अप्सरा देवांगना जिसको जाना जाता है, जिसके किस नाम से, मदनिका के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक के मंदिरों में जो है मूर्तिकला के रूप में उनका चित्र जो है अक्सर देखा जाता है, उन्हीं को चित्रित किया गया है मूर्ति के रूप में, ठीक है ना। मूर्तिकला के संदर्भ में उनका चित्र देखेंगे आप। कलाकारों की बात करें तो उन्होंने मंदिरों की जो बाहरी आपकी दीवार है उसमें बहुत एक्सीलेंट जो है आपकी नक्काशी वगैरह देखी गई है, बहुत माइक्रो लेवल में गहन सूक्ष्म विवरण है, जैसे पोशाक है, मुद्राएं हैं, है ना, सजाने के लिए किस तरीके से स्थानीय कलाओं का उपयोग किया गया उसका चित्रण बहुत अच्छे से किया गया है, ठीक है। गर्भगृह जो है शेप में स्टेलर टाइप का है, जिगजैग वॉल्स है इसमें, जिसमें फिगर बना गया है, बना हुआ किसका, विष्णु जी के 24 अवतारों का, 24 रूपों की जो है आकृतियां जो है वो दिखाई देती हैं। और दिन में प्रकाश के कारण जो है अलग अलग समय पर जो है जिस तरीके से सनरेज उसमें आती है ना, उसमें पड़ती है तो वो अलग अलग दिखती है ना। तो बहुत अच्छा दिखा, मतलब दिखने में ये बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस भी है और रिलीजियस प्लेस भी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माल न्यूट्रिशन है। तो सीधी बात है कि जब तक हम माल न्यूट्रिशन को एड्रेस नहीं करेंगे तो देश का समुचित विकास नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और तब तक जो है मॉर्टैलिटी जो है भारत में वो हम कम नहीं कर पाएंगे, और इससे जो मानव संसाधन है जो भारत के लिए मुख्य पूंजी है उसका भी दोहन हम अपेक्षित रूप से नहीं कर पाएंगे। तो इसको रेफर कैसे किया जाता है, कई बार हम लोगों ने चर्चा भी की इसके संदर्भ में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो आहार ले रहा है, अगर उसके आहार में पोषक तत्वों की कमी हो या अधिकता हो, अधिकता कैसे, ओबेसिटी देखने को मिलता है हमको, है ना, तो वो भी, अब मोटापा भी जो है वो क्या है, एक तरीके से कुपोषण का ही प्रकार है वो आपका, ठीक है ना। उसके बाद जो आपकी बैलेंस है, वो जो डाइट है वो आपकी बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है। संतुलित आहार किसको बोलते हैं, वो संतुलित आहार की भैया कितनी मात्रा में हमको मिनरल्स चाहिए, कितनी मात्रा में हमको प्रोटीन चाहिए, कितनी मात्रा में हमको वसा चाहिए, है ना, कितनी मात्रा में हमको जो है विटामिन वगैरह चाहिए, तो ये सब बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना, तब जो है उसको बैलेंस डाइट बोला जाता है, इसीलिए उसका नाम ही संतुलित आहार है। तो कहने का मतलब ये है कि फूड और एनर्जी जो हम इनटेक करते हैं, जो हम ग्रहण करते हैं, अगर वो बैलेंस ना हो तो उसको भी माल न्यूट्रिशन बोला जाता है। और इसके 3 ब्रॉडर जो है एस्पेक्ट लिए जाते हैं। पहला अंडर न्यूट्रिशन बोला जाता है, अंडर न्यूट्रिशन, अल्प पोषण। तो इसमें वेस्टिंग को लिया जाता है, जैसे लो वेट विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ठीक। स्टंटिंग की बात करें तो लो हाइट विद रिस्पेक्ट टू एज, ठीक है ना। अंडर वेट मतलब लो वेट विद रिस्पेक्ट टू एज, ठीक है। इसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड माल न्यूट्रिशन, जिसके अंतर्गत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देखी जाती है। ओवरवेट या ओबेसिटी या डाइट रिलेटेड जो एनसीडी वगैरह होती है, जैसे हार्ट डिसीज है, स्ट्रोक, डायबिटीज है ना, स्ट्रोक्स है, डायबिटीज है, कैंसर वगैरह, उसको भी देखते हैं। तो अधिक वजन, मोटापा, है ना, ये इसके कारण भी बहुत सारी जो है आपकी लाइफस्टाइल डिसीज वगैरह भी देखते हैं, और कई सारी जो है खतरनाक बीमारियां भी इसके द्वारा देखी जाती हैं। माल न्यूट्रिशन की बात करें अगर भारत के अंतर्गत, तो यहां पर जो एनएफएचएस का सर्वे है 5th नंबर का 2019-21 का, उसमें जो डेटा है इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में भारत में अभी कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया है। यहां पर देखें तो 7.7% जो चिल्ड्रन है वो सीवरली वेस्टेड है, वेस्टिंग की जो बात कर रहे थे। 19.3% तो वेस्टिंग के अंतर्गत आते हैं, उसमें सीवरली जो आपके वेस्टिंग के अंतर्गत आने वाले चिल्ड्रन से 7.7%, बहुत बड़ा डेटा है ये। इसके बाद 35.5% जो आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, वो आपके स्टंटेड है, 3.5 मतलब 3.4% जो है आपके ओवरवेट है। एनीमिया के संदर्भ में डेटा ले तो अंडर 5 की एज के अंतर्गत ले रहे हैं इसको, तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है इसकी। करेंटली अगर समकालीन संदर्भों में देखें तो एनएफएचएस 4 के अकॉर्डिंग देखें तो ये 67.1 मतलब 58.6 की तुलना में अभी 67.1 का वर्तमान प्रसार है इसके अंतर्गत, मतलब इसके आंकड़ों में भी जो है वृद्धि देखी गई है, इसमें भी कोई सुधार नहीं है। इसके अलावा जो 57% वुमेन्स हैं रिप्रोडक्टिव एज में वो एनीमिक है। मैंने पहले ही बताया कि हर दूसरी जो हमारी महिलाएं हैं भारत में वो आपकी एनीमिक होती है। जब महिला ही एनीमिक हो गई तो वही जो है संतति का जन्म देगी। तो आगे चल के पूरा साइकिल देखिए किस तरीके से हम देश का समुचित विकास कर पाएंगे, इसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो है रीजन क्या है माल न्यूट्रिशन का, तो सबसे पहली चीज ये है कि फूड इनसिक्योरिटी है, ठीक है ना। किसके किसके कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, वॉर और कॉन्फ्लिक्ट, कई तरीके के पैंडेमिक हुआ है ना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। उसके अलावा असतत जो है कृषिगत जो आपकी व्यवहार किया जा रहा है, जो प्रैक्टिसेस की जा रही है कृषि के अंतर्गत, जो पद्धतियां अपनाई जा रही हैं वो कैसी है, अनसस्टेनेबल, इसके कारण। दूसरा लैक ऑफ सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसके बाद तीसरा ये भी है कि खेती करना कौन चाहता है, खेती, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, खेती करना कौन चाह रहा है।
इसके बाद आप देखेंगे तो डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि फूड इन्फ्लेशन हो गया, तो इसके कारण जो आपकी डाइवर्सिटी आहार में उसमें कमी हो जाती है। हम फ्रूट्स नहीं खाएंगे, महंगे हो गए, तो हम सस्ती चीजों को खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो आपकी क्या है, पेइंग कैपेसिटी वो कम हो गई है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बदलता आहार पैटर्न है, सिंगल जो हम मोनोक्रॉपिंग का पैटर्न अपना के रखा है हमने, तो उसके कारण जो है माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनमें भी डेफिशिएंसी देखी जाती है। इसके अलावा इनएफिशिएंसी हमारे यहाँ पीडीएस सिस्टम में है ना, वहां पर लीकेज वगैरह देखा जाता है। फिर माइग्रेंट्स का कवरेज कम है फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत, और जो पीडीएस सिस्टम है। तो सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो सबसे पहले तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, उसके अंतर्गत हमको जो है क्वालिटेटिव फूड को अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को एडिक्वेट क्वांटिटी में उपलब्ध कराना था। उसके बाद मिड डे मील स्कीम है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसके द्वारा बच्चों के पोषण स्तर को भी सुधारना, और उसके अंतर्गत नामांकन जो है, उनके रिटेंशन को बढ़ाना है, एनरोलमेंट को बढ़ाना है, उनके अटेंडेंस को बढ़ाना है। कहां पर? स्कूल में। ठीक है। इसके बाद पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत जो है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना है, पोषण अभियान है, जिसका उद्देश्य है कि माल न्यूट्रिशन को कम किया जाए। एजुकेशन की बात करेंगे तो ऐसा रिपोर्ट आई है, प्रथम एनजीओ के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका संचालन जो है आपका वो एनजीओ प्रथम के द्वारा लास्ट 16 ईयर से किया जा रहा है। ये कंडक्ट किया जाता है नेशन वाइड, मतलब पूरे पैन इंडिया में, पूरे राष्ट्र में इसको जो है किया जाता है। इसके द्वारा जो रूरल एजुकेशन है और जो वहां पर लर्निंग आउटकम्स है ना, उनको हम यहां पर एनालिसिस करके डेटा ये देते हैं। तो उसके अंतर्गत रीडिंग और अर्थमेटिक स्किल्स को लिया जाता है। तो इसमें कवरेज जो है 3 साल से 16 साल के स्टूडेंट्स का किया जाता है, और ये पूरे रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाता है भारत में, है ना, पैन इंडिया में कवर किया जाता है। 2020 की जो रिपोर्ट थी उसमें पहली बार फोन बेस्ड एसआर रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, और उसमें यूज किया गया था 2011 के जो आपके सेंसस है उसमें। ठीक है। इसके बाद इसके निष्कर्ष क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एजुकेशन में आंसर लिख रहे हो तो इसके डेटा को हम वहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे हेल्थ लिख रहे हैं तो लैंसेट की रिपोर्ट हो गई, इन सब के डेटा को यूज कर सकते हैं हम, है ना। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को कर सकते हैं हम यूज। तो यहां पर क्या है इसके निष्कर्ष, तो ये बोला जा रहा है कि लास्ट कुछ डिकेड्स में देखा जाए अगर, तो जो आपके माध्यमिक शिक्षा का स्तर है, प्राथमिक शिक्षा का स्तर है, तो वहां पर जो बच्चों के सार्वभौमिक नामांकन है उस पर जोर देने के लिए बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट ने जो है अभियान चलाए हैं, कैंपेन चलाए हैं। तो ये लगातार जो शिक्षा की जो वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है उससे ये पता चलता है कि ये अभियान जो सरकार चला रही है उसमें दोनों जो आपके एस्पेक्ट है वहां पर काफी हद तक सफलता देखी गई है। अब पैंडेमिक के दौरान जो स्कूल बंद हो गए तो उसके कारण 2 साल स्कूल बंद रहे, लेकिन 11 से 14 साल के जो गैर नामांकित बच्चे हैं उसमें वृद्धि बिल्कुल मामूली रूप से हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। यहां पर जो आउट ऑफ स्कूल जो बच्चों की संख्या है 15 से 16 के एज ग्रुप के बच्चों की बात कर रहे हैं, उसमें एक्चुअली जो है गिरावट हुई है लड़कों और लड़कियों दोनों की। ठीक है ना, स्कूल ना जाने वाले जो बच्चे उसमें वास्तविक रूप में जो है उसके मामलों में कमी हुई है, वास्तविक रूप में देखा जाए, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद बताया जा रहा है स्कूल प्राथमिक विद्यालय से आगे भी बच्चों को विद्यालय में रोकने में सक्षम रहे हैं, रिटेन करने में। रिटेन मतलब पहले तो आपने वहां पर एडमिशन ले लिए, पर क्या रोज जा रहे हैं वहां पर, रिटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो रिटेंशन भी बढ़ा है। 2020-21 की जो रिपोर्ट है वो ये भी बताती कि जो लर्निंग आउटकम है ऑनलाइन एजुकेशन से वो इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। उसका कारण डिजिटल डिवाइड है। क्यों? क्योंकि आज भी भारत में 70% बच्चों के पास जो है वो आपके स्मार्टफोन है। ठीक है ना, एजुकेशनल पर्पस से 70% लोगों के पास है, लेकिन उसका एफिशिएंट यूज कैसे कर पा रहे हैं, है ना। फिर नेट की व्यवस्था नहीं है। जैसे हम लोग ही रिमोट एरिया में आ जाते हैं तो हम लोग को वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि भारत नेट प्रोजेक्ट है ना। अब किसी समस्या के कारण जैसे हम लोग यहाँ पर अभी गांव में अगर है या रिमोट एरिया में, तो क्लास को जो है वीडियो को बनाकर अपलोड करने में बहुत समस्या होती है। ठीक है ना, तो उस तरीके से डिजिटल डिवाइड की जो है समस्या भारत में है, और 70% बच्चों के पास ही जो है 9 से 12 के बीच में जो है उनके पास स्मार्टफोन है एजुकेशन पर्पस के लिए, है ना। और उसमें से केवल 35% जो बच्चे हैं वो स्टडीज के लिए इसको जो है यूज कर सकते हैं पूरे टाइम, है ना। तो ये डेटा है आपका। उसके दौरान ये बता रहे हैं कि उसके बाद जो बता रहे हैं कि पैंडेमिक के दौरान जो है बड़े बच्चों को ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चों को तो जो है पेरेंट्स भी पढ़ा लेते हैं। ठीक है ना, और बड़ी उम्र की जो लड़कियां हैं उनको फाइनेंशियल क्रंच का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो आपकी केयर इकोनॉमी देख रहे थे हम लोग, जो आप देखते हैं कि अनपेड वर्क में बहुत ज्यादा जो है पार्टिसिपेशन महिलाओं का है, क्योंकि जो घर में काम करती हैं महिलाएं उनको कोई वेतन नहीं मिलता उनके संदर्भ में। तो वहीं पर बताया जा रहा है कि जो वहां पर घर में जो देखभाल का काम है उन पर जो है उनको ज्यादा इंडल्ज किया गया। उसके कारण जो है छात्राओं को जो है ज्यादा यहाँ पर
क्या किया गया, उनको जो है ज्यादा तनाव का, वित्तीय तनाव का, शैक्षणिक तनाव का जो है सामना करना पड़ा है। इसके बाद जो यूनिसेफ की बिल्डिंग बैक बेटर रिपोर्ट है उसमें ये बोला है कि इसके अंतर्गत ये भी बोला गया है कि जब बस स्कूल बंद हो गए तो जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर जो अवैतनिक देखभाल का बोझ है वो जो है घरों पर बढ़ गया है। ठीक है, इसके बाद जो लैंगिक असमानता है उसके कारण भी शिक्षण परिणाम, जो शिक्षा के अंतर्गत जो आउटकम है ना, एजुकेशन के अंतर्गत जो शिक्षण के अंतर्गत परिणाम है वो भी प्रभावित होने शुरू हो गए थे, है ना, बहुत पहले ही पैंडेमिक का इंपैक्ट है सीधा सीधा। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहली तो ये बात है कि स्कूल बेस्ड जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया जाना चाहिए जो ट्रांसफॉर्मेटिव रोल को एंश्योर करेगा। ठीक है ना, ये जो है परिवर्तनकारी भूमिका में जो है ये आ सकती है इस तरीके के कार्यक्रम कि अगर स्कूल आधारित लैंगिक संवेदीकरण जो है कार्यक्रमों को मूर्त रूप प्रदान किया जाए। ठीक है, तो सभी बच्चों को अध्ययन करने के लिए, उनको समुचित विकास करने के लिए अपने व्यक्तित्व का एक जैसा वातावरण मुहैया कराया जा सके। इसके बाद जब स्कूलों को फिर से खोला गया तो उसके साथ ही सरकार को बच्चों के लिए समग्र विकास और उनके लर्निंग आउटकम्स में सुधार के लिए जो है एक जैसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए। लैंगिक आधार पर भी उनको समानता प्रदान किया जाना चाहिए। दोनों जो है ऑलमोस्ट एक जैसे पॉइंट है। इसके बाद आप देखेंगे तो जैसे अर्थमेटिक या मैथ्स लर्निंग कैपेसिटी है तो वो गर्ल्स को भी वहां पर जो है, वहां पर गर्ल्स को भी प्रोत्साहित करने के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम्स चलाया जाना चाहिए। इसके बाद छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार जो है पर्याप्त रूप से जो अपेक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करे, ठीक है, उसमें सुधार करे। ठीक है, लड़कियों को और जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं जैसे जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको जो है एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो भी जो है वितरित किया जा सकता है निःशुल्क या कम से कम शुल्क पर, उसमें उनको प्राथमिकता देनी चाहिए वंचित वर्ग के लोगों को। ठीक है ना, और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जो वर्कफोर्स है शिक्षकों का, तो उसमें भी अतिरिक्त जो है शिक्षकों की नियुक्ति भी की जानी चाहिए, है ना। गैर शिक्षक के साथ साथ शिक्षकों के भी जो रिक्त पद हैं उन पर भी नियुक्ति जो है वहां पर किया जाना चाहिए। वर्कफोर्स को बढ़ाया जाना चाहिए, वैकेंसी टीचर्स की बढ़ाई जानी चाहिए। नॉन टीचिंग जो आपके कार्य है साइकोलॉजिकल जैसे उनकी काउंसलिंग वगैरह का काम, तो उसके लिए भी जो वर्कफोर्स हमको वहां पर अलॉट करना चाहिए, उनकी भी जो है अपॉइंटमेंट वहां पर करना चाहिए। इंडिया और यूके का रिलेशनशिप है तो सीधी बात है कि अब जिस तरीके से नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है तो उसमें भारत को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में यह रखना चाहिए कि भैया हम यूके के साथ किस तरीके से द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करते हैं। इसके लिए जो फॉरेन पॉलिसी है यूके की वो भी आप देखेंगे कि अभी वो शिफ्ट हो रही है किस तरफ, इंडो पैसिफिक की ओर। ठीक है, और हमको ये भी समझने की आवश्यकता है कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस ये भी एक दूसरे के क्या है, एलाई है, एक दूसरे के सहयोगी है, तो हमको भी यूके को अपनी प्रायोरिटी में रखना चाहिए। अभी जो एफटीए की सेकंड मीटिंग हुई है भारत और यूके के बीच, तो वो कंक्लूडेड करने के लिए हुई है, उसमें भी निष्कर्ष निकालने के लिए हुई कि ये लास्ट स्टेप है जिसको फाइनलाइज किया जाना है। फाइनलाइज किया जाना था आपका अप्रैल 2022 में, एफटीए से रिलेटेड था वो आपका। ठीक है ना, तो उसका अंतिम चरण जो है वो आयोजित होना था, उसी के संदर्भ में ये जो बैठक संपन्न हुई है। ठीक है ना, अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने कई बार चर्चा भी की है, तो ये जो रिलेशनशिप है उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि उसके अंतर्गत ये भी किया जाए कि यहां पर रणनीतिक साझेदारी के निष्कर्ष पर भी पहुंचना आवश्यक है। भारत और यूके के जो आपके व्यापक रणनीतिक साझेदारी है उसको भी हमको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उसके अंतर्गत जो भारत और यूके के संबंध है उसके अंतर्गत 2030 का रोड मैप भी जो है वहां पर बनाया गया है कि किस तरीके से हम स्ट्रैटेजिक लेवल पे अपनी पार्टनरशिप को जो है और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब ये जो रोड मैप है 2030 का, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या टारगेट किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2-4 पॉइंट लिख के अपने पास रख लीजिएगा कि दोनों जो देश है वो उनकी सहमति हुई है कि भैया हम एक दूसरे के साथ एफटीए का एग्रीमेंट कर रहे हैं। इसमें जो एम्बिशियस टारगेट रखा गया है कि जो भी अभी हमारा ट्रेड है करंट में, कंटेम्पररी टाइम में इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड है उसको जस्ट डबल कर देंगे हम 2030 तक। इसमें फोकस करेंगे हम अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए, और वहां पर फोकस रहेगा मैरीटाइम और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन में। ठीक है ना, रीजनल प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी पर जो दोनों जो है अपने जो शेयर्ड इंटरेस्ट है उनको भी वो साझा जो भी हित है उनका भी संवर्धन करेंगे दोनों देश जो है, किसके द्वारा, कॉर्पोरेशन के द्वारा। इसके बाद दोनों जो देश है वो लॉजिस्टिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे भी काम करेंगे। ठीक है, कि जो भी शेयर चैलेंजेस है उनको वो आसानी से टैकल कर सके। इसके बाद एक दूसरे का सहयोग और समन्वय करेंगे। कई सारे जो आपके मल्टीलैटरल फोरम है जैसे G20 है, WTO है, WHO, IMF है, कॉमनवेल्थ है और वर्ल्ड बैंक है, और यूएन में भी जो भी मुद्दा होगा वहां पर भी एक दूसरे को सहयोग करेंगे। जैसे यूएनएससी में सुधार की बात करता है भारत, परमानेंट मेंबरशिप की बात करता है, UNFCCC का मुद्दा है, तो यहाँ पर भी एक दूसरे के साथ वो जो है सहयोग और समन्वय के आयाम को अपनाएंगे।
इसके साथ ही जो और भी वैश्विक मुद्दे हैं जैसे COP26 के जो एम्बिशियस आउटकम है ना, तो उनको वो दोनों देश जो है यूके और इंडिया एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी आपके चैलेंजेस हैं उनको भी टैकल करेंगे सहयोग और समन्वय के द्वारा। तो क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इन सब में भी जो है एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करेंगे। इसके बाद रूल बेस्ड जो है इंटरनेशनल जो आपका वर्ल्ड ऑर्डर है उसको इंश्योर करने में दोनों जो है काम करेंगे, ठीक है ना। और मल्टीलैटरलिज्म को क्या करेंगे, वहां पर प्रमोट करेंगे, ठीक है ना। इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको और डेमोक्रेटिक बनाने की जरूरत है, और भी जो वैश्विक संस्थान है उनको भी और ज्यादा उनके लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में एक दूसरे के साथ ये सहयोग और समन्वय स्थापित करेंगे। इसके बाद इंडो पैसिफिक जो आपका एरिया है, यहां पर भारत को डिफेंस और मैरीटाइम कॉपरेशन में इसके करीब जाना भी चाहिए। यही जो है हमारी रियलिस्टिक अप्रोच भी होगी फॉरेन पॉलिसी में। तो वहां पर यूके के साथ अपने संबंधों को और घनिष्ठ बनाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। इससे जो है ये भी होगा कि इंडिया को मार्केट एक्सेस भी हो जाएगा, जैसे फिशरीज के सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, है ना। तो यहां पर जो है अगर हमको टैक्सेस में, टैरिफ्स में कंसेशन मिलेगा, है ना, तो हम क्या कर पाएंगे, वहां पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, तो उससे जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो कम होगा, ट्रेड बैलेंस अकाउंट जो है हमारा वो भी हमारा सरप्लस होगा। तो इससे हमारे लिए फायदा है और यूके के लिए भी विन विन सिचुएशन है। लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स को भी यहां पर जो है हम क्या कर सकते हैं, उसको भी क्या कर सकते हैं, कैटलाइज कर सकते हैं, उसका भी दोहन कर सकते हैं अपने हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। इसके बाद यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि ब्रेग्जिट के बाद से यूरोप से जो है वो परे हो गया है यूके, है ना, ब्रेग्जिट के। तो बाजार का विस्तार करने के लिए वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी कर सकेगा। तो भारत के साथ जैसे एफटीए ये हो जाएगा, तो ब्रिटेन के लिए भी वो फायदेमंद है, भारत के लिए भी, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अब यहाँ पर पॉक्सो एक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये शीघ्र विवाह करने की प्रथा के कारण जो युवा आदिवासी हैं पुरुष, उनको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दंडित किया जा रहा है। तो इसको ये बोला जा रहा है कि भैया वो तो जो ट्राइबल्स हैं उनके तो कस्टमरी लॉ के अंतर्गत आता है, तो उनका शोषण किया जा रहा है, उससे रिलेटेड ये आपका टॉपिक है, ठीक है। तो जहां पर इस तरीके का प्रावधान आता है तो ऐसा बोलते हैं कि फिर वो जो आपकी जनजातियां हैं या जो रूढ़ी या उनके जो आपके ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं उन पर अगर किसी तरीके का हस्तक्षेप होता है वहां पर सरकार का, तो उस पर उनके लिए जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके अंदर भी सरकार के प्रति असंतोष की भावना प्रश्रय होती है, ठीक है ना, आकार ग्रहण करती है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जैसे लड़कों और लड़कियों की विवाह के लिए न्यूनतम आयु जो 18 और 21 है, अब इसको दोनों को भी 21 किया जा रहा है। तो इसको जो है यहाँ पर वैधानिक और संवैधानिक संरक्षण भी दिया जाता है, लेकिन प्रथागत जो आपके कानून है उसके अंतर्गत आदिवासी समूह को भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वहां पर प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, है ना। तो ये दोनों सिद्धांत जो क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। अब हम देख लेते हैं कि भारत में मैरिजेस के लिए कौन कौन से जो है प्रावधान है। तो कल भी देखा था हमने, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, उसमें 18 और 21 की एज रखी गई है ना, जो आपकी मानी गई है कि भैया ये लीगल एज है 18 लड़कियों के लिए और 21 जो है लड़कों के लिए। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 है, जो उसमें जो है 16 और 18 वर्ष माना गया था मिनिमम एज मैरिज के लिए गर्ल्स और बॉयज के लिए। इसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट 1955 18 और 21 मानता है एज को, है ना, ब्राइड के लिए 18 और ग्रूम के लिए जो है 21। इसके बाद सेक्शन 2 और सब क्लॉज 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें एक्सक्लूजन भी है शेड्यूल ट्राइब के लिए, है ना, उनको जो है कई जगह जो है अपवाद स्वरूप उनको बाहर भी रखा गया है इन प्रावधानों से। और आदिवासी जो है वो अपनी रूढ़ी और रीति रिवाजों से शासित होते हैं। भारत में जो ईसाई विवाह अधिनियम है 1872, उसमें पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 ही है ना। इस्लाम के अंतर्गत ये बोलते हैं कि जब पॉवर्टी आ जाती है तो उसको कंसीडर कर लिया जाता है कि भैया वो वैलिड है मैरिज के लिए, जो है उनको जो उनकी नाबालिग जो है, जो भी नाबालिग है उसको बालिग मान लिया जाता है। अगर उसमें जो है पुबर्टी आ जाती है इस्लाम के अंतर्गत तो बोल देते हैं कि भैया अभी शादी करने योग्य है ना। तो ऐसे अलग अलग कानून है हमारे यहाँ। तो कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो है आपकी ट्राइबल्स के बीच में, उसमें अलग प्रावधान होते हैं। उसमें कोई जन्म तिथि का रिकॉर्ड तो होता नहीं है, तो उनकी ज्यादातर जो आयु, जो कानूनी आयु होनी चाहिए उससे पहले ही विवाह हो जाता है उनका, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो लड़कों के ऊपर लीगल कार्यवाही हो जाती है, उनको गिरफ्तारी वगैरह हो जाती है ना, ठीक है। और 18 वर्ष की कानूनी रूप से जो आपकी अनुमति दी गई है आयु के लिए, ब्राइड के लिए, तो उससे कम उम्र में अगर वो बच्चे को, संतति को जन्म देती है तो वो भी आपकी अपराधी साबित हो जाती है, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होती है। तो इससे जो है क्या होता है कि उनके
हितों पर जो है ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो उतने अवेयर नहीं, उनको पता नहीं होता है, तो उनको लगता है सरकार हमारा शोषण भी कर रही है। तो ये समझिएगा कि 18 साल से उम्र जो होती है 18 साल की, तब तक परिपक्व भी नहीं होती है ब्राइड उतनी, मतलब अपेक्षित रूप से, है ना। एनीमिया वगैरह की समस्या देखा ही आपने। तो वहां पर जो क्या होता है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं वो इमेच्योर भी हो सकते हैं, है ना, ज्यादा आईएमआर और एमएमआर की भी जो समस्या है वो भी बढ़ सकती है। तो उससे पहले शादी करने को स्वाभाविक और तार्किक भी नहीं माना जाता, चाहे वो कस्टमरी लॉ ही हो। लेकिन इसका जो आपका सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता है वो अवेयरनेस के द्वारा पहले उन लोगों को समझा के उसके बाद उसमें जो है इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। तो बहुत से जनजाति लोग जो हैं उनके कानूनों का जो अस्तित्व है ना, तो उसमें जो उन लोगों का मत है उसमें कानूनी उम्र के बारे में उनको शायद ही पता हो कि भैया क्या जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या लीगल ग्राउंड क्या है। क्योंकि देखिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग, है ना, हम लोग सिविल सर्विसेज के डोमेन से जुड़े हुए, तो हमको ये पढ़ना पड़ता है, इसलिए बहुत सारी अवेयरनेस है। और जो बेचारे मुख्य धारा से अलग हैं, कटे हैं, अलग थलग हैं विकास की मुख्य धारा से, तो उनको तो समस्या होगी ना, उनको समस्या होगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर पॉक्सो के अंतर्गत जो भी आपके ट्राइबल्स हैं उनमें क्या कारण है कि उनके अंदर जागरूकता का अभाव है ना, विवाह पर आधारित कानून क्या है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सीधी बात है कि अगर यहाँ पर गिरफ्तारी वगैरह हो जाती है तो वो फिर सामाजिक कलह का कारण बनती है ना। तो जो सामाजिक सौहार्द होता है उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है और सरकार के प्रति असंतोष भी जन्म होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर यह भी है कि अगला जो पॉइंट लिखा गया है कि यहाँ पर देखिए मॉडर्न मेडिकल सर्विसेज जो है आपकी चिल्ड्रंस के बर्थ के लिए, है ना, तो उन्होंने उनको भी यूज करना जो है आदिवासियों ने चालू कर दिया अभी। ठीक है, तो अब जैसे ही वो अस्पताल जाएंगे उनको एज का पता चलेगा तो उनके ऊपर जो है एक्शन ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इस डर से अगर वो अस्पताल नहीं जाएंगे तो उससे बच्चे या माँ की जो है अकाल मृत्यु हो सकती है। इसके बाद अगर उनको हिरासत में पूछताछ के अंतर्गत रखा जाता है तो जमानत उनको मिलती नहीं कई दिनों तक, तो उनका जो है इस तरीके से भी उनके मानवाधिकारों का क्या होता है, शोषण किया जाता है, हनन किया जाता है। ठीक है, कई सारे आदिवासियों को लीगल एड वगैरह भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो आगे का रास्ता क्या है, तो सीधी बात है कि आदिवासियों की जो प्रथागत, जो आपकी प्रथाओं के अंतर्गत जो रूढ़ियां हैं, जो कानून है, जो उनका चलने का एक सिस्टम है, उसको हमको पहचानने की आवश्यकता है और उसमें कुछ अपवादों के साथ जो है हम नियम कानूनों को इंप्लीमेंट करें। इसके बाद जनजातीय आबादी में कम उम्र में माँ और नवजात बच्चे के अंतर्गत किस तरीके की हेल्थ रिलेटेड जो है हम जो है वहां पर क्या कर सकते हैं, सुविधाएं किस तरीके से मुहैया करा सकती है सरकार, फिर उसके बारे में उन लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जा सकता है, जागरूक कि आप किस तरीके से हेल्थ रिलेटेड जो आपके कंसर्न है उसको एड्रेस कर पाएंगे, किस तरीके से अपनी केयर कर पाएंगे, तो उसके बारे में उनके बीच में जागरूकता फैलाया जाना चाहिए। इसके लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, है ना, नुक्कड़ नाट्य आंदोलन, है ना, टीवी रेडियो, इनके द्वारा जो उनको शिक्षित और अवेयर करने की आवश्यकता है। ठीक, इसके बाद जो है अगर मान लीजिए कि कुछ एक्सेप्शन भी हो जाता है तो पहली बार में ही उनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए, उनसे बातचीत करके उनको समझाया जाए, है ना, समझा के भी छोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा किया जाएगा कि उनको अपराधी मान लिया जाएगा तो ये सामाजिक न्याय की विचार के क्या है, विरोध में दिखाई देगा। इसके बाद आप देखेंगे कि भारत जो है विविधता का देश है, तो सभी के लिए लोकतंत्र और समानता सुनिश्चित करने का जो मेन आपका कर्तव्य किसका, सरकार का है ना। तो विविध समूहों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही हमको नियम कानूनों को क्रियान्वित करना पड़ेगा। इसके बाद एयर पॉल्यूशन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी पर यह बोला है कि दिल्ली और पंजाब में आदर्श ये अवस्थिति है कि दोनों जगह एक ही सरकार है ना। तो अब हम जो है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी आपके आयाम है, जो उससे निपटने के लिए जो भी हमको काम करना है उसमें दोनों जो है समन्वय के द्वारा कर सकते हैं। तो इससे प्रमुख मुद्दा ये है, इससे रिलेटेड की पॉइंट्स बता रहे हैं कि यहाँ पर दोनों जगह एक ही तरीके की गवर्नमेंट है। तो स्टबल बर्निंग से जो समस्या होती है और उसके कारण जो वायु प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है, तो उसको हम यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं मिलके, कोलैबोरेट करके, कोऑर्डिनेशन से। इसके बाद जो सितंबर से अक्टूबर के महीने में जैसे पंजाब वगैरह में पराली जलाने से क्या होता है कि एनसीआर जो रीजन है दिल्ली, वहां से लेके भारत गंगा के मैदान के अन्य क्षेत्रों तक भी जो है वायु प्रदूषण जो है कई दिनों तक बना रहता है। तो उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड कंसर्न भी उससे होते हैं। ठीक है, तो इसमें यह समझने की आवश्यकता है कि 2021 में जो आपका IQ एयर का जो इंडेक्स आया था उसमें बोला गया था कि भारत को एयर पॉल्यूशन से जो है निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। ठीक है, उसमें भारत को 2021 के दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वां सबसे
प्रदूषित देश का स्थान दिया गया। अब इसके प्रभाव क्या है, तो ये इंपैक्ट करेगा किसको, क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ को, सीधी बात है। इसके कारण लंग का इन्फेक्शन होता है, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, कई बार ये कार्सिनोजेनिक डिसीज को भी क्या करता है, उसमें भी कैटालाइजर का काम करता है। इसके बाद इसमें जो ज्यादातर जो हेल्थ रिलेटेड ज्यादा जो संवेदनशील है वो आपके वल्नरेबल ग्रुप से चिल्ड्रन भी होंगे और एल्डरली पीपल भी आएंगे। तो इससे जो है आपकी चिल्ड्रन के अंतर्गत जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी भी जो है इंक्रीज होती है, ठीक है। इफिशियंसी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इससे हेल्थ कंसर्न बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और जो नेचुरल फंक्शन है आपका इकोसिस्टम का, उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, बायोडायवर्सिटी पर भी डालेगा, एनवायरमेंट पे भी डालेगा, और सॉइल कंटामिनेशन में भी ये कंट्रीब्यूट करता है ना। तो बहुआयामी आधार पे ये जो है आपका ऋणात्मक प्रभाव डालता है। तो अब ये प्रदूषण कैसे होता है, क्यों होता है, तो सीधी बात है कि अक्टूबर में आप देखेंगे, अक्टूबर नवंबर में ठंडी होती है। अब जब ठंड होती है विंटर का टाइम, तो वहां पर एयर का जो सर्कुलेशन है वो आपका लगभग स्थिर हो जाता है, समझिएगा। अब वहां पर जो भारत गंगा का मैदान है वहां से मानसून की वापसी होती रहती है, तो जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है वहां से हवाएं दिल्ली की ओर चलने लगती है। तो जो उसमें आपके पार्टिकुलेट मैटर है या पराली जलाने से जो वायु में जो आपके प्रदूषित कण है वो भी जो है वायु में मिश्रित होकर जो है वायु के साथ दिल्ली की ओर चलने लगती है। और पराली जलने के कारण जो प्रदूषण होता है, तो उसके कारण भी जो आपके प्रदूषित कण है, संदूषक कण है, वो भी उसके साथ जो है मिश्रित होकर प्रदूषण को फैलाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सर्दियों में क्या बोल रहे हैं कि वायु का विस्तार नहीं हो पाता है, सीधी बात है, ठीक है। तो वो प्रदूषकों को क्या करती है कि पृथ्वी के निचले वायुमंडल में ही उसको क्या कर देती है, एक्युमुलेट कर देती है, और एक ही जगह पे प्रदूषक एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण जो है आपको धुंध वगैरह की समस्या भी दिखाई देती है, दिल्ली वगैरह में विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। और जब हम इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो वही प्रदूषक कण हमारे लंग्स में जाते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी चीज। अब आगे का रास्ता क्या है, तो दोनों सरकार जो है उनको राष्ट्र हित को प्राथमिकता देते हुए और यहाँ पर समन्वय और सहयोग के द्वारा जो है इस वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आयामों को क्रियान्वित करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोनों ही सरकारों को एक साझा मंच जो है रेडी करना चाहिए, जहां से इसके बारे में पॉलिसीज को जो है फॉर्मुलेट कर सके, ठीक है ना। और जैसे एग्जांपल ये बता रहे हैं कि जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, तो उन्होंने धान की जो पराली है उसको जो है विघटित करके एक बायो एंजाइम विकसित कर लिया था। तो वेस्ट टू यूज मॉडल पे ध्यान दे सकते हैं हम, इस तरीके के कई सारे एग्जाम्पल और भी हैं। उसके बाद दोनों सरकारों ने अभी जो है वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है कई सारे समाधान के अंतर्गत जो है डिजाइन करना चाहिए उनको। समाधान सह डिजाइन की बात करें, इसको ऐसे समझिए को डिजाइन सॉल्यूशन, दोनों को मिलकर वहां पर सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता है ताकि एयर क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। इसके बाद क्रॉप्स के अंतर्गत डाइवर्सिफिकेशन करिए, ठीक है ना। पंजाब में आप देखेंगे कि वहां पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये मटेरियलिज्म से और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत अधिकाधिक मुनाफा केंद्रित खेती हम करते हैं। वहां पर गेहूं की आवश्यकता है, लेकिन उगाते चावल ज्यादा से ज्यादा इसलिए क्योंकि पानी की सुविधा है, तो ओवर इरिगेशन होता है, तो लीचिंग की समस्या होती है ना, आप देख रहे हैं। तो वहां पर खेती जो है वो एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से नहीं हो रही है, ठीक है। और वहां पर सिर्फ पैडी वीट का साइकिल होता है, तो और भी हमको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है वहां पर क्रॉप्स के ग्रो करने में, है ना, फसल के उत्पादन में। इसके बाद यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जो आपका धान और गेहूं के अलावा और भी विविध फसलों के लिए वैकल्पिक बाजार भी बनाने की आवश्यकता है ताकि उनकी आय में इजाफा हो सके, ठीक है। और इसमें अंतरराज्यीय सहयोग की भी आवश्यकता है राज्यों के बीच में। इसमें जो आपका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है उसके माध्यम से भी सहयोग और समन्वय स्थापित किया जा सकता है ना, ठीक है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें कैप्टिव जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी उसके अंतर्गत बोला जा रहा है। तो अभी यूनियन रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी जो नागेंद्र नाथ सिन्हा जी हैं, उन्होंने चेयर किया वेबिनार का मतलब क्या कि जब से पैंडेमिक देख रहे होंगे आप, पैंडेमिक के दौर जो चल रहा है, तो उसके अंतर्गत सभी योजनाओं के अंतर्गत जो है वेबिनार ही आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। अब इसको समझिएगा कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है उसके अंतर्गत जो कैप्टिव एम्प्लॉयर है या कैप्टिव नियोक्ता है, ऐसे इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देने के लिए ये वेबिनार आयोजित किया गया था और उसकी अध्यक्षता जो है हमारे मंत्री जी ने की या सचिव जी ने किया, है ना, जो ग्रामीण विकास सचिव हैं सेंट्रल के नागेंद्र नाथ सिन्हा जी। तो ये तो आपका कंटेक्स्ट हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके, तो ये जो आपका कैप्टिव एम्प्लॉयर होता है ये अपनी तरह का ऐसा पहला इनिशिएटिव है जिसमें एड्रेस किया जा रहा है विजन को, कैसे विजन को आप समझिएगा। यहां पर स्किलिंग इकोसिस्टम को कैटर करना है, किस हिसाब से कैटर करना है, जो रिक्वायरमेंट्स है इंडस्ट्री की, ठीक है। तो वहां पर सस्टेनेबल प्लेसमेंट को भी हमको एंश्योर करना है ना। रूरल जो आपके पुअर यूथ है ना, उनको वहां पर
एम्प्लॉय भी बनाना है, वहां पर उनके लिए रोजगार सृजन की भी व्यवस्था करनी है। तो इससे जो है मांग आधारित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को हम क्या कर सकेंगे, स्थापित कर सकेंगे। ठीक है ना, उसके लिए ही ये आपका, तो इससे क्या हो जाएगा, गरीब युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और जो आपकी स्किल्ड रिक्वायरमेंट है जिन स्किल की, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उद्योगों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति कर पाएंगे। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जो कौशल्या योजना है उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें इंश्योर किया जाता है कि ट्रेनिंग के बाद न्यूनतम मिनिमम 6 महीने के लिए जो है 10,000 रुपए मंथली सैलरी के साथ जो है उनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। इसके बाद ये मॉडल ये भी अलाउ करता है इंडस्ट्री को कि उनको जो है ट्रेनी वगैरह प्राप्त हो जाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है प्रशिक्षुओं मतलब जिसको हम ट्रेनी बोलते हैं, है ना, तो उनके लिए वो एक स्रोत के रूप में काम करेगा स्टेट्स और यूटीज के लिए, नॉर्मल सी चीज है ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएगा। इसके बाद ये अलाउ करता है एम्प्लॉयर्स को कि वो सेलेक्ट करे रूरल यूथ को स्किल्स के बिहाफ पे और डिप्लॉय करे उनको अपने एस्टैब्लिशमेंट में, ठीक है ना, सहायक कंपनियों में या अपनी स्थापना में, प्रतिस्थापना बोलते हैं इसको। तो इसको जो है वहां पर वो जो है उनको क्या करे, रोजगार भी दे। अब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना जो है, कौशल योजना है, कौशल्या लिखा है, कौशल्या योजना जो है, कौशल योजना जो है आपकी, इसको लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 में। नेशन वाइज जो है आपका नेशन वाइड पैन इंडिया ये आपकी प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसको फंडेड किया जा रहा है, वित्तीयन जो किया जा रहा है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। इसमें ये प्रावधान है कि इसमें प्लेसमेंट को बिल्ड करना है किसके हिसाब से, स्किल से लिंक करके, किसके लिए, पुअर रूरल यूथ के लिए है, ठीक है ना, उनको प्लेसमेंट देंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, है ना, वेरियस सेक्टर्स में इकोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है, इसमें गारंटीड प्लेसमेंट की बात की गई कि एटलीस्ट 70% जो ट्रेन्ड आपके कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा मिनिमम मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के साथ। ठीक है ना, तो यहां पर मैंडेट बनाया गया है कि 1/3 जो आपके टोटल कैंडिडेट्स होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। किसको 1/3 किसको कंपलसरी बनाएंगे, वुमेन्स के लिए है ये प्रावधान, ये मैक्सिमम जगह आप देखेंगे। और इसके अंतर्गत जो टारगेट किया जा रहा है रूरल पुअर यूथ को, जो एज ग्रुप है वो 15 से 35 है और इसमें अपर एज लिमिट की जो बात की गई है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 45 ईयर्स रखी गई है। यहां पर देखेंगे तो टोटल 11.44 लाख यूथ जो है अभी तक ट्रेन किए जा चुके हैं। इसमें जो है 7.15 लाख यूथ को जो है प्लेस भी किया गया है, मतलब उनको जो है रोजगार रत भी रखा गया है, उनको जो है वहां पर रोजगार दिया गया है। 31 जनवरी 2022 का ये आपका डेटा। इसके बाद टीबी के बारे में टॉपिक है ना, तो ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है कि किसके कारण होता है, तो भैया बैक्टीरियम होता है आपका, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसके द्वारा होता है। ये माइक्रो बैक्टीरियेसी फैमिली के अंतर्गत आता है ना, माइको जो आपका माइक्रो है ना, माइको लिखा है, माइको बैक्टीरियेसी जो आपका परिवार है उसके अंतर्गत आता है। ये जो है मनुष्यों में टीबी जिसको तपेदिक और कुष्ठ रोग जैसे रोगों का कारण बनता है, ये जो माइकोबैक्टीरिया होता है। जो ये टीबी है इसके कारण लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, ये क्यूरेबल डिसीज है ना, डॉट्स वगैरह आप लोगों ने सुना होगा। इसके बाद ये स्प्रेड होता है, ये कम्युनिकेबल है, तो पर्सन टू पर्सन जो है एयर के थ्रू भी जो है ये आपका ट्रांसमिट हो सकता है, संचारी रोग के अंतर्गत आएगा। और जो रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है हमारा, है ना, ये इसके अंतर्गत हमने जो है स्ट्रैटेजी बनाई है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित रणनीति पर बेस्ड है। 1997 में पूरे देश में फेज्ड मैनर में इसको लॉन्च किया गया। ये सपोर्टेड है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अचीव करना और मेंटेन करना है कि टीबी का जो ट्रीटमेंट है उसमें सक्सेस रेट हमको एटलीस्ट 85% रखना है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना है टीबी पेशेंट को। इसके अंतर्गत क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट है, गुणवत्ता का जो आयाम है, उस पर भी हमारा ध्यान संकेंद्रित करना है। सामान्य क्षेत्रों में जहां पर 1 लाख आबादी है, आदिवासी या पहाड़ी और कठिन क्षेत्र जो है जहां 50,000 आबादी है, वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर स्पेशल फैसिलिटीज दी जाएंगी, मतलब माइक्रोस्कोपी सेंटर्स वगैरह भी स्टैब्लिश किए गए हैं, है ना, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में भी जो है आपके अच्छे रहे और वहां पर टीबी से रिलेटेड वहां पर जो समस्याएं उसका निदान करने के लिए सक्षम रहे। तो यहां पर जो हमारी रणनीतिक योजना है टीबी से रिलेटेड, टीबी को इरेडिकेट करने के लिए जो प्रतिबद्ध राष्ट्रीय रणनीतिक योजना है 2017 से 25, उसके अंतर्गत इंडिया ने अडॉप्ट किया है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर टीबी, जिसमें एलिमिनेट करना है टीबी को। ये स्ट्रेटेजी जो है आपका WHO और SDG जो है आपका गोल जो है UN का उससे भी सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। उसके अंतर्गत इसके अंतर्गत 4
जो आपका स्ट्रैटेजिक पिलर्स हैं, जिसमें सबसे पहले डिटेक्ट करना है भैया, जब डिटेक्ट करेंगे तब तो ट्रीट करेंगे, तो सबसे पहले डिटेक्ट करना है कि टेस्ट करना है किसको किसको टीबी है, फिर जब हमने डिटेक्ट कर लिया तो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, ट्रीटमेंट के अलावा प्रिवेंशन पे काम करना है, क्योंकि प्रिवेंशन और क्यूरेटिव में ज्यादा अच्छे मेजर्स प्रिवेंटिव होते हैं। पहले ही टीका लग गया तो वो ज्यादा बढ़िया है, आगे रोग ही नहीं होगा, रोग होने के बाद जब उपचार करते हैं तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इसके बाद बिल्ड करना है इस तरीके की कैपेसिटी कि हम टीबी को इरेडिकेट कर सके, और एलिमिनेट करना है टीबी को भारत में 2025 तक जो है क्षय रोग का उन्मूलन करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। सबसे पहले जोनल काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ये एक्ट के अंतर्गत लाया गया है 1956 का जो एक्ट है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग, जो आपका एक्ट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है, और पहले में लिखा है कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो भैया ये एक्ट के थ्रू लाया गया इसीलिए स्टैच्यूटरी बॉडी है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये स्टेटमेंट है कि इसके जो कॉमन चेयरमैन होते हैं, 5 जो जोनल काउंसिल है आपके मैप में आप देखेंगे तो 5 बनाया गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और एक आपका मिडिल वाले पार्ट के लिए। तो जो आपके 5 आपके ये जोनल काउंसिल हैं, इसके जो आपके कॉमन चेयरमैन होते हैं वो संघ के गृह मंत्री होते हैं, यूनियन जो आपके होम मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। लास्ट वन ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को जो क्रिएट किया गया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 लाके किया गया है ना, ये भी बिल्कुल ठीक है। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, सही बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका LEAF कोएलिशन है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा ट्रू है आपका। तो सबसे पहले देखिए ये आपका कलेक्टिव एफर्ट है किन किन देश की सरकारों का, USA, UK और नॉर्वे का, जो चौथे स्टेटमेंट में लिखा गया, बिल्कुल ठीक है, इसीलिए इसका नाम लीफ भी रखा गया है। और ये जो है आपका लीफ जो स्टैंड कर रहा है लोवरिंग एमिशन बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस, ठीक है। लीफ क्या है? लोवरिंग एमिशंस एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस, है ना। तो क्लाइमेट से रिलेटेड इनिशिएटिव है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है, लास्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है। दूसरा जो है कि ये कोएलिशन जो इसका अनाउंसमेंट किया गया था वो लीडर समिट हुई थी, है ना, क्लाइमेट से रिलेटेड 2021 में, उसी से जो है इसका अनाउंसमेंट किया गया था। इसके बाद ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख जाइएगा। इसमें चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही ही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो कैच द रेन प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां जो है वो अपनाई जाती है, उसके बारे में यहां पर क्वेश्चन को पुट किया गया है, बताना है कौन सा आपका ट्रू है स्टेटमेंट। तो सबसे पहला ये कि क्रिएशन ऑफ न्यू एंड मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। दूसरा रिवाइवल करना है जो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहां पर इन्यूमरेशन की भी बात की गई है, मेकिंग इन्वेंटरी ऑफ वाटर बॉडीज और रीयूज एंड रिचार्ज ऑफ बोरवेल्स और सेटिंग अप ऑफ जल शक्ति केंद्र। तो चारों के चारों बिल्कुल ठीक है, जल संरक्षण से रिलेटेड है ये आपका। इसमें चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि सही ही बताना था। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।